शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अब दो मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारी इस पेशकश में। और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम दर्शकों के सवाल लेते हैं शो में। और विजय अग्रवाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। विजय जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैडम, मैं शिरपुर से बोल रहा हूँ, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। अच्छा, आपने मिड कैप फंड का ही चुनाव किया है अपने निवेश के लिए, कोई खास वजह, या आपने पोर्टफोलियो बना रखा है जिसमें मिड कैप के लिए स्पेस है आपके पास फिलहाल अभी? हाँ जी, क्योंकि मेरे पास पहले मतलब मेरी लड़की के लिए मैंने बनाया है, तो उसका एक आदित्य बिरला सन लाइफ है, फोकस इक्विटी फंड, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मुझे इसलिए ये नया फंड के बारे में मालूमात चाहिए था मैडम। चलिए, आपके पास एक फोकस्ड इक्विटी का है कैटेगरी का और एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है, आपको एक मिड कैप चाहिए? हाँ जी, ठीक है। तो कितने साल तक? 15 साल तक रहना है, 2000 का निवेश करना है। अभी तक जो इतनी एसआईपी कर पाए हैं इतनी 2-2000 की है? हाँ जी, दोनों में 2-2000 की। तो अब कुल मिला के आपकी एसआईपी 6000 की हो जाएंगी, है ना? जी जी। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? ऐसा कोई ऐसा टारगेट नहीं है मैडम, पर चाहिए मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए ना बच्चे के, तो 15 साल के बाद क्या विदेश भेजना है? जी जी, पढ़ाई। चलिए, तो इसका भी एक क्रॉस कैलकुलेशन है जो आपको पंकज जी समझाएंगे। तो पंकज जी, ईबीएसएल फोकस्ड इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है और अब इनको एक मिड कैप चाहिए, तो क्या मिड कैप जोड़ना चाहिए या कोई और कैटेगरी आप इनको सुझाव देंगे? देखिए कविता, 15 साल का समय है तो लंबा समय है, और साथ उन्होंने कहा कि एक फोकस इक्विटी फंड ऑलरेडी है, यानी कि फोकस इक्विटी फंड एक तरह से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में और सभी तरह के सेक्टर्स में एलोकेशन हो सकता है। साथ ही स्मॉल कैप भी है, तो मेरे हिसाब से मिड कैप ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि मिड कैप ऐड करना है तो मैं कुछ स्कीम की सलाह भी दूंगा, लेकिन बहुत सारी स्कीम ना करें। मैं आपको 2 स्कीम बता देता हूं, लेकिन आप उनमें से एक ही स्कीम रखिए तो वो बेहतर रहेगा। तो एक होगी यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये एक अच्छा फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में भी, और इसका भी एलोकेशन देखेंगे तो मेजर एलोकेशन जो है वो तो क्योंकि मिड कैप फंड है तो मिड कैप में ही रहेगा, लेकिन बाकी लार्ज कैप में भी इसका एलोकेशन है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। लास्ट 3 ईयर्स में स्कीम ने लगभग 23% का CAGR डिलीवर किया है, तो मेरे हिसाब से स्कीम कंसिडर की जा सकती है। और दूसरी स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, और ये भी एक अच्छी स्कीम है। तो इससे चाहे तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बहुत पुरानी स्कीम है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगेन लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो CAGR 20% का रहा है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से आप कोई सी भी स्कीम चुन सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि आपने कहा कि ये कोई डिसाइड नहीं किया है कितना अमाउंट होना चाहिए, तो मैं एक जरूर कहूंगा कि एक अमाउंट तय कर लें, तब आपको ये जानने में आसानी होगी कि आप अपने गोल को सही से सही समय पर अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बाकी स्कीम में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कब से करें, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि मैं 2000 की बात करूं, मान लीजिए 15 साल के लिए, और 12% का हम एक CAGR लेके चले, तो करीब करीब यहाँ पर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपको कितने और पैसों की जरूरत है, बाकी कितना है, तो उस हिसाब से टारगेट जरूर अपना तय कीजिए। तो ऐसे में पंकज जी, मुझे एक सवाल यहाँ पर ये पूछना है कि निवेशक जो है, कई बार ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन के मकसद को समझते तो हैं, लेकिन उसमें भी विद इन इक्विटी आपके पास कितना एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए, इसकी समझ उन्हें नहीं आ पाती है। कैसे उनको समझाएंगे, कैसे ये कॉल ले, कैसे ये डिसाइड करें? बिल्कुल कविता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में आपका निवेश हो। लेकिन यदि आप 10 साल या उससे अधिक समय के लिए कर रहे हैं, तब आप स्मॉल कैप को ऐड करें। अदरवाइज उससे कम समय के लिए मेरे हिसाब से डायरेक्टली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में हालांकि मतलब हमेशा स्मॉल कैप रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यदि समय अनुकूल होगा तो फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप में भी एलोकेशन ले सकते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्टली आप वहां पर निवेश कर पाएंगे। अब यदि आपका निवेश, मान लीजिए मैंने कहा कि 10 साल का की अवधि है, तो आपने फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया और साथ में आपने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को ऐड कर लिया, तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन यदि बहुत लंबा समय है तो वैसे में
50%, 60% आप लार्ज कैप में एलोकेट कीजिए, उसके बाद में 30% अराउंड आप मिड कैप में रखिए, और 20% या यदि आपने 60-30 किया हुआ है, 90 हो गया, तो 10% आप स्मॉल कैप में एलोकेट कीजिए। तो स्मॉल कैप में एलोकेशन कम होना चाहिए क्योंकि यहां पर उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है, और मिड कैप में थोड़ा, और स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में आपका एलोकेशन ज्यादा हो। और यदि निवेश की अवधि कम है तो स्मॉल कैप में ना करें, लार्ज एंड मिड कैप तक ही सीमित रहें, तो वो बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मेधा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आई कैन हियर यू। कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? ओके, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बोरीवली, मुंबई। अच्छा, क्या करते हो आप मेधा? या आई एम वर्किंग, आई एम फाइनेंस, आई एम वर्किंग इन फाइनेंस। माय क्वेश्चन इज फॉर माय daughter-in-law. So sorry, for my granddaughter. Okay? Got it. Yeah. So, okay. Yeah. So she is just born, and we want to save for her education, for higher education. So that is what the first question is. After 18 years, how much she will be needing? Okay. How much she will need the funds? And the second question is for 5 years duration when she has to take the admission. How much corpus she will be needing it? ओके एक तो 5 साल के बाद का लक्ष्य है और एक 18 साल के बाद का लक्ष्य है ना? तो Yes, मुझे ये जानना है कि कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए कुछ अंदाजा होगा ना कि आपको ये पढ़ाई लिखाई के लिए ही चाहिए होगा, है ना? Yes, आपने yes. 3 crores फॉर 18 years दिया हुआ है एंड 2 lakhs एट द एज ऑफ 5 फॉर स्कूल 5. एडमिशन, Yes. है ना? ये 2 लक्ष्य दिए हैं। अभी तक आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही में था? नहीं, अभी तक for her nothing has been started. She is just 2 months old. Oh, nice. Okay, congratulations for that. Thank you. So, Thank you for taking my question. oh, thank you so much for sending us your query. I just want to understand what will be your comfortable investment amount? Per month, say around between 20 to 25,000. Between 20 to 35,000. Okay. 25,000. 25,000. Okay, got it. So that's okay. So is that enough or not? Let us get this checked. पंकज जी, आपके पास है ये सवाल मेधा का, बताइए। बिल्कुल मेधा जी, पहली बात तो ये है कि आपने बहुत ही सही तरीके से प्लानिंग की है कि आपने डिसाइड किया है कितने साल के बाद कितने अमाउंट की आपको जरूरत होगी, तो इससे आसानी हो जाती है अपने गोल के लिए निवेश शुरू करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो अमाउंट डिसाइड किया मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए सही अमाउंट है। तो यदि हम एक 12% का यहाँ पर CAGR एज्यूम करें, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, 18 साल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और उस हिसाब से यदि आपको 3 करोड़ रुपए जुटाने हो 18 ईयर्स में, तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप 22,000 रुपया महीना शुरुआत में मतलब SIP करें, और उसके बाद हर साल इस अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें। तो आप 18 साल की जब उम्र होगी बच्चे की, यानी कि अब से 18 साल के बाद आपके पास 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और क्योंकि लंबा समय है, मैं आपको स्कीम के नाम भी कुछ बता देता हूं। तो यहां पर आप ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ये कंसिडर कर सकती हैं, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 फंड्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए। और अब बात करते हैं 5 इयर्स के बाद जो 2 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं उसके लिए, क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत अग्रेसिव फंड्स ना चुनते हुए आपको थोड़े से हाइब्रिड फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो एक होगा ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, और दूसरी स्कीम होगी आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। ये दोनों ही हाइब्रिड स्कीम्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में इक्विटी, डेट और गोल्ड सभी तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है, और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है। तो ये 2 फंड्स आप चुन सकते हैं। और यहां पर यदि आप 4,000 रुपया महीना निवेश करती हैं,
तो अगले 5 साल में 2 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं यदि मैं 10% का भी यहां पर CAGR एज्यूम करूं, तो यहां पर 2-2 हजार रुपया दोनों स्कीम में। दूसरी बात यह है कि 22,000 मैंने कहा आपको लॉन्ग टर्म के लिए शुरुआत में, और साथ ही 4,000 रुपये आपको मैं सलाह दे रहा हूं इन्वेस्ट करने की। आपके 5 साल के बाद जो गोल है बच्चे की स्कूल फीस के लिए, तो ये होता है 26,000, और आपने भी कहा कि 25,000 रुपये तक आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो मेरे हिसाब से अमाउंट भी मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। तो आप शुरुआत कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। मेधा, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन जो आपको पूछना हो पंकज जी से? नो, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और KS दुबे साहब का सवाल जो कि विश्वजीत जी जवाब देंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, ठीक है। सर बताइए, 20 साल में चाहिए 2 करोड़, क्या लक्ष्य है ये? मैडम, एक मेरी बेटी है 2 साल की, और उसकी पढ़ाई के लिए मैं फंड इकट्ठा करना चाहता हूँ, और 15,000 रुपये हर महीने में जमा कर सकता हूँ, और हर साल 2,000 रुपये बढ़ा भी सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक आपने कहीं निवेश नहीं किया ना सर? जी नहीं किया मैंने। चलिए, तो 20 साल हैं आपके पास और 15,000। देखिए, यही फायदा होता है जब आप इतने बड़े लक्ष्य को तय करते हो, साथ में उसके ऊपर आपके पास समय भी होता है। तो कॉर्पस जितना डिसाइड किया है, कई बार उससे ज़्यादा भी कमाने की संभावना होती है। खैर, विश्वजीत जी बताएं। जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर समय ज्यादा होता है तो आप कॉर्पस से भी ज्यादा कम बना सकते हैं, क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव रिटर्न लेके चलते हैं करीब 12% की लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले तो 2 साल से वो अपने गोल की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं अपनी डॉटर के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो प्लान है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ का लक्ष्य अगर ये 22,000 रुपए की SIP शुरू करें तो ये बना सकते हैं। लेकिन जैसा दुबे जी ने बताया कि वो 15,000 से शुरुआत कर सकते हैं, तो 15,000 से भी शुरुआत करें और हर साल 5% या 10% का स्टेप अप कर लें, यानी कि बढ़ा लें अपनी SIP को, तो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। जो स्कीम्स मैं उनको बताना चाहूंगा वो है HDFC फोकस 30 फंड, ये फोकस फंड कैटेगरी है, या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, और SBI स्मॉल कैप, क्योंकि 20 वर्ष का पीरियड है तो स्मॉल कैप फंड में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और इसके अलावा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये 4 फंड्स में अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 3-3 हजार की SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही अगले साल 5% या फिर 10% जैसा उनको कंफर्टेबल हो वो बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 साल की बेटी है तो वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। और कुछ म्यूचुअल फंड SIP में स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। दुबे साहब कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। लेकिन हम एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं आज, जहां पर जो विदेशी निवेशक है, विदेशी संस्थागत निवेशक है पंकज जी, उनका जो बिकवाली का चलन है बाजार में, भारतीय बाजारों में, वो बढ़ता जा रहा है और ये लगभग 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये मुद्दा हम इसीलिए दर्शकों को समझा रहे हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि बाजार में उतार चढ़ाव की जो हम बात करते रहते हैं उसमें से बहुत सारे ट्रिगर्स में से ये भी एक अहम ट्रिगर कई बार होता है कि जब विदेशी निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक जब बहुत ज़्यादा बिकवाली करते हैं तो हमारे बाजारों पर असर पड़ता है। काफ़ी हद तक जो घरेलू निवेशक है या संस्थागत निवेशक है वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंकज जी, 3 महीने का उच्चतम लेवल बिकवाली का इस तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा, इसे हमें कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल कविता, देखिए कई कारण हैं इसके, लेकिन जो मेन जो कारण यहाँ पर समझ में आता है वो ये है कि इक्विटी वैल्यूएशन जो है इंडिया में वो अभी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत सस्ती नहीं है। तो ऐसे में डेफिनेटली यदि FIIs को ऐसा लगता है कि दूसरे मार्केट्स में उन्हें कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और वो भी तब जब इंडिया में हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिट बना है और अभी भी वो लोग प्रॉफिट में हैं, तो यदि ऐसा देखा जाए कि प्रॉफिट के साथ वो निकल सकते हैं और दूसरे मार्केट जैसे कि ताइवान या चाइना जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक कारण है कि वो यहां से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं आम निवेशकों के लिए, तो FIIs आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए निवेश कर रहे हैं तो घबराएं नहीं और आप जरूर निवेशित रहें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कारण इसमें से ये है
कि थोड़ी सी वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव है, और इसीलिए कई बार मैंने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये साल जो है मल्टी असेट फंड्स का है, सिर्फ इक्विटी में निवेश ना करके ज्यादा बेहतर हो कि मल्टी असेट्स में किया जाए। दूसरी बात कविता एक और भी है, अगर हम अभी की बात करें तो हमारा बजट अभी आने वाला है और हमने देखा है कि बजट में कुछ चेंजेस भी होते हैं टैक्स को लेकर, तो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी क्या कुछ चेंज हो सकते हैं, ये भी एक थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। तो क्योंकि अगर उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो भी कारण होता है कई बार कि बजट से पहले एफआईआईज अपना पैसा पुल करते हैं, तो वो भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि पिछले कुछ समय में काफी बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। विश्वजीत जी, घरेलू संस्थागत निवेशक कितना संभाल पाएंगे ये बिकवाली के सेशन को जो हम देख रहे हैं एफपीआईज की तरफ से? बिल्कुल कविता जी, देखिए कुछ साल पहले अगर ट्रेंड पे जाएं तो ऐसा होता था, कहते थे यूएस छींकता है और हमारे देश में बुखार आ जाता है। लेकिन अभी कुछ लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे से, जहां तक कि एसआईपी का जो हमारा जो कॉर्पस होता है निवेशकों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, उसने बहुत अच्छे से मार्केट को संभाला हुआ है। तो हमारी जो इक्विटी मार्केट है अगर बाकी देशों के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम गिरी है और बाकी देशों की इक्विटी मार्केट्स में काफी फॉल है। तो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छी है और रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो उनको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो लोग और निवेश कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस पहले नहीं थी, आपके चैनल्स के माध्यम से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वजह से अब लोग जागरूक हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, जो एक बहुत अच्छी स्टार्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए और इक्विटी मार्केट के लिए। और जैसा पंकज जी ने बताया कि ये एफपीआई इन्वेस्टर्स आते जाते रहते हैं, अभी उनको चाइना अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि 2 साल से वो मार्केट गिरी हुई थी और वहां पे रिकवरी आ रही है कोविड की वजह से। तो कुछ निवेशक एफपीआई वहां चले गए हैं, लेकिन वो कितनी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया की कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, वो दोबारा वापस आएंगे और ये लोग जाते रहते हैं और आते रहते हैं। तो इससे अब हमारी मार्केट को बहुत असर नहीं पड़ता, ये एक अच्छी बात है। ऑलराइट, चलिए तो ये समझाए जिसके पीछे, लेकिन मनचंदा भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। एसबीआई का ब्लू चिप, एसबीआई का स्मॉल कैप, एसबीआई का ही इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई का ही फोकस्ड इक्विटी आपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। लगभग 16,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं और 2 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। सर कितने साल तक करना चाहते हैं ये? 8 साल तक? 8 साल से 10 साल तक। और 45 लाख रुपए का लक्ष्य है केवल? जी मैम, 45 से 50 के बीच। कोई खास वजह, क्या करना है इतने पैसों का? कई खर्च, मतलब कि सारी क्राइम हो जाएगा। उतना काफी होगा? बच्चे भी आपने सभी एसबीआई के फंड्स का चुनाव किया है, आपको एएमसी पर भरोसा है या बैंक में खाता है? नहीं, मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ हमें आ नहीं रही है, आपको एक बार फिर से कॉल करेंगे। लेकिन चलिए विश्वजीत जी आपके पास मैं आऊँगी। सभी एसबीआई के फंड्स, तो सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन के सीख जब हम देते हैं तो एएमसी के लिहाज से कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो सारा फंड, चाहे कोई सी भी एएमसी हो, और एसबीआई एक लीडिंग एएमसी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है, पर फिर भी मैं कहूंगा आपको सारा जो पोर्टफोलियो है किसी भी एक एएमसी में निवेश नहीं करना चाहिए, अक्रॉस एएमसीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। असली डाइवर्सिफिकेशन यही है कि अक्रॉस कैटेगरीज डाइवर्सिफाई करें, अक्रॉस एएमसीज डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपका कंसंट्रेशन रिस्क किसी एक एएमसी की तरफ ना रहे। तो मैं इनको मनचंदा साहब को यही सलाह दूंगा, ये जो 16,000 की सिप कर रहे हैं इसमें 2 एसबीआई की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई ब्लू चिप फंड, इसमें निवेशित रहे। लेकिन बाकी स्कीम से रिडीम कर ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश करें, और इसके अलावा एचडीएफसी फोकस 30 फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जहां तक कि इनके लक्ष्य की बात है, मनचंदा साहब ने बताया कि 45 लाख रुपया उनको चाहिए 8 साल में, तो करीब 28,000 की एसआईपी चाहिए होगी। 16,000 की अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 12,000 की इनको
म्यूचुअल फंड SIP इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर इनको वही स्टेप अप अप्रोच करना पड़ेगा। हर साल 10% की अपनी SIP बढ़ाएं, और जब भी कोई बोनस या लमसम मिले वो भी निवेश करें, तो ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये सलाह रहेगी मनचंदा साहब, डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस AMCs में। SBI में भी 2 अच्छी स्कीमें हैं, उसमें बने रहें, और अपनी SIP को थोड़ा सा और बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य आप जल्दी करीब पहुंच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन शर्मा साहब क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी मैडम। सर नमस्कार। मैं लाइन पे हूँ। नमस्कार मैडम। चलिए, तो आपके फंड्स की जानकारी तो हमारे पास है सर, और 6 करोड़ चाहिए आपको 20 साल में, है ना? ये आपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए बना रखा है पोर्टफोलियो? जी मैडम, मैं 20 इयर्स के बाद ही कॉर्पस प्लान किया है, बट मेरा इनिशियल जो टारगेट है अभी 12 इयर्स में 1.5 CR का है, एंड लॉन्ग टर्म 20 इयर्स में मैं जरूर 6 करोड़ 6 CR प्लान कर रहा हूँ, बट इनिशियली मैं 12 इयर्स में 1.5 CR के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे वो जानना था कि जो मेरे ये फंड्स हैं क्या ये सब ठीक है, और इसमें मुझे एक UTI नेक्स्ट 50 जो मैंने लिया हुआ है उसको मैं प्लान कर रहा हूँ स्टॉप करने का, और कैनरा रोबेको ब्लू चिप में ही अपना मेजर में लार्ज कैप में डालना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करेंगे तो दैट आई वांट टू नो। श्योर। आपने किसी प्रोफेशनल से हेल्प ली है पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए? नहीं मैम, मैंने अपने आप ही ये सब अपने आप ही बनाया है। चलिए, इम्प्रेसिव। पंकज जी बताएं। सचिन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 जो फंड है उससे एग्जिट करना चाहते हैं, कोई खास वजह है उसकी? नेक्स्ट 50 में ऐसा फील होता है कि लार्ज कैप कम और थोड़ा मिड कैप की तरफ ज्यादा उसका पोर्शन है, और मैं एक ही लार्ज कैप में आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कोई एज सच कोई और कोई रीजन तो नहीं है, बट मुझे लगता है शायद मैं लार्ज कैप एक ही लेना चाहता हूँ। वो एक इंडेक्स फंड है तो मे बी उसके रिटर्न शायद कम ना हो, और शायद जो एक्टिव फंड है मे बी अल्फा जनरेट थोड़ा ज्यादा करे। जी सचिन, बिल्कुल एक्टिवली मैनेज फंड से उम्मीद की जाती है कि वो अपने जो इंडेक्स बेंचमार्क है उसको बीट कर सके। लेकिन मैं बता दूं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 मिड कैप नहीं है, ये लार्ज कैप फंड है, क्योंकि निफ्टी 50 के बाद में जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं, तो टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन जैसा आपने कहा कि आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड है, उसमें ही आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी सही है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जो लक्ष्य की, जो आपने तय किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपने कहा है कि ऑलरेडी 82,000 रुपीज आपके पास हैं जो आप निवेश कर रहे हैं, उससे आपने इकट्ठा किए हैं। साथ ही आप पर मंथ 25,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं। आपने ये भी कहा है कि हर साल आप अपने निवेश को 15% से स्टेप अप कर सकते हैं। यदि हम यहां पर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट करें आपके पोर्टफोलियो से, तो सचिन मैं आपको बता दूं कि आप 28 साल में 20 साल का आपने रखा नजरिया, 20 साल में करीब 7.23 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपका टारगेट जो है 6 करोड़ का आसानी से पूरा हो सकता है। अब क्योंकि आप 12 साल के बाद कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे यदि इस तरह से 15% से आप सच में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं। दूसरी बात, जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम सारी अच्छी हैं। आपका एलोकेशन भी जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो है वो बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से ना तो आपको यहां पर कोई स्कीम चेंज करने की जरूरत है, बट आपने जो एक स्कीम की बात की है, बिल्कुल आप वहां से मूव होकर, क्योंकि लार्ज कैप से लार्ज कैप में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना एलोकेशन भी ऐसा ही रखिए और कोई ज्यादा बदलाव की आपको जरूरत नहीं है, बट इसके साथ आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, ऑल द बेस्ट सचिन, और इसी के साथ शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी इजाजत दे, लेके जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।